ऑप्शन में जो है 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रकार जो है आसबिल ने नहीं बताया है। विभेदीकरण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम, रटकर अधिगम या सीखना, अन्वेषण सीखना। तो मतलब सीखना अधिगम ही होता है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा। इसका ऑप्शन आपका पहला, विभेदीकरण अधिगम जो है वो आसबिल ने नहीं बताया है। आसबिल ने जो है अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम, रटकर अधिगम और अन्वेषण अधिगम 4 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है। तो कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसका? इसका ऑप्शन आपका डी होता है सही। ठीक है, बाकी जो देखिए मतलब अधिगम की विशेषता नहीं है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है, ये विशेषता नहीं है। बाकी ऊपर के जो 3 ऑप्शन है ये अधिगम की विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जवाब क्या होगा? उद्दीपक या उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो ये आपका है चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत, जिसे चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं और चिन्ह अधिगम सिद्धांत टालमैन ने दिया है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से जुड़े हुए कौन कौन है? हमारे वर्दीमर हैं, कोफा हैं और कोहलर हैं। कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कैनारी द्वीप पर वनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है एसआर थ्योरी किसने दिया था? थांडाइक ने दिया था। ठीक है, और एसआर थ्योरी को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। और आरएस थ्योरी जो है स्किनर ने दिया है। एसओआर थ्योरी किसने दिया है ये आप कमेंट करके बताइएगा। मानसिक रूप से विकलांग बालक से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। मानसिक रूप से विकलांग बालक से संबंधित नहीं है। जड़ बुद्धि, गूढ़ बुद्धि, असामाजिक कार्य या अल्प बुद्धि। तो आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब होगा असामाजिक कार्य। ये जो है मानसिक रूप से विकलांग बालक से संबंधित नहीं है। बाकी जड़ बुद्धि, गूढ़ बुद्धि और अल्प बुद्धि ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत जो है किसने दिया है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसने दिया है। ये दिया है स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर जो होता है ये सामान्य कारक होता है और ये जन्मजात मिलता है। एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर ये अर्जित किया हुआ होता है। देखिए गिलफोर्ड ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। और रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था। त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और बुद्धि का त्रिखंड का सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत जो है ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। तो इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो है काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। और बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत जो किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? आरबी कैटल ने दिया है। अगला है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, अंतर्वस्तु या उत्पादन। देखिए गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि के अपने सिद्धांत जो त्रिआयामी सिद्धांत था उसमें बुद्धि के 3 जो है फैक्टर बताए थे, जिनमें से जो है 4 दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी अंतर्वस्तु जो है इनके आयाम नहीं है। बुद्धि के 3 आयामों में से विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद जो है ये बुद्धि के आयाम बताए हैं गिलफोर्ड महोदय ने। गिलफोर्ड कहाँ के निवासी थे? गिलफोर्ड अमेरिका के निवासी थे। स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। थांडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। ठीक है, पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला है, एक बालक जिसकी बुद्धि 105 है उसे किस बुद्धि में वर्गीकृत करेंगे?
श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। जिसका आईक्यू जो है 105 है उसे किस में रखेंगे? उसे जो है सामान्य बुद्धि में रखेंगे, क्योंकि सामान्य बुद्धि जो है वो 90 से 110 के बीच मानी जाती है। किंडरगार्टन पद्धति के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्किनर, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फ्राबेल या स्टीवेंसन। किंडरगार्टन पद्धति के संस्थापक कौन है? ये हैं फ्राबेल महोदय। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है? पाठ सहगमा क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि या टंकन विधि? टंकन लिपि। तो अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि है, और ब्रेल लिपि में जो है डाट डाट होते हैं, उनको जो है छू करके अंधे जो बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांतों पर, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो है आधारित होती है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण की, थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया, लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजना विधि किसने दिया है? यानी प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, किलपैट्रिक ने, पार्कहर्स्ट ने, वाटसन ने। किसने दिया है? किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि। अगला है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ड्राइंग व पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान जो होता है वो सृजनात्मक होता है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाने वाला जो है सृजनात्मक शिक्षार्थी होता है, पार्श्व लेटरल चिंतन व समस्या समाधान में अच्छा। तो आपका जवाब कौन सा होगा इसमें? आपको समझ में आ गया होगा, चौथा ही होगा, पार्श्व लेटरल चिंतन समस्या समाधान। तो ये जो है ये सृजनात्मक शिक्षार्थी के एकदम उत्तम गुण हैं, उत्तम गुणों में से आता है ये। अगला है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या होगा? इसका ऑप्शन सही है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी बच्चों को जो है लिखने दीजिए। जैसे निबंध लिखने के लिए जो है वो सृजनात्मक उत्तर के लिए सबसे अच्छा होता है। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो मौलिक चिंतन करते हैं। मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे? भाषण, अनुकरण, मानसिक उद्वेलन, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे? हम करेंगे मानसिक उद्वेलन। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। लैब विद्यालय किसके उदाहरण हैं? जॉन डीवी के द्वारा जो बनाया गया है यह है प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील विद्यालय से। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? जॉन डीवी। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर। आपको बताना है शिक्षण प्रक्रिया में स्टूडेंट जो है कैसा होता है। ये होता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर आपका होता है टीचर। मध्यस्थ चर आपका होता है शिक्षण विधियां या पाठ्यक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ जो है किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये किस पर बल देता है? ये करके सीखने पर बल देता है, ना कि रटने पर, और ना ही केवल समस्या मतलब जो है समस्या हल करो,
वैसा नहीं है। एनसीएफ 2005 जो है ये करके सीखने पर बल देता है। विज्ञान शिक्षण का विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है। इन चारों में से कौन सी विधि होगी जिसमें जो विद्यार्थी होता है वो खोजी के रूप में कार्य करने का जिसको अवसर मिलता है? प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या परियोजना विधि? तो ये आपकी होगी ह्यूरिस्टिक विधि। और ये किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है। अगला है आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में जो छात्र होता है, देखिए आगमन विधि ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को पहले क्या बताया जाता है? पहले उदाहरण, फिर उसके बाद जो है नियम बताए जाते हैं, और इसी का उल्टा निगमन विधि होता है। निगमन विधि में पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। आगमन विधि में जो छात्र होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करता है। मतलब उसको विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं और सामान्य नियम बताए जाते हैं। मतलब विशिष्ट उदाहरण दे करके जो जनरली नियम चलते हैं उनको बताया जाता है। तो आगमन विधि में जो छात्र होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर काम करता है। इसी प्रकार से आज के जो हमारे 20 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।